हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 17 जून और आज के इस वीडियो में हम 17 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के द्वारा एक बार फिर से गाजा पट्टी में हमला किया गया है? तो इसराइल के द्वारा ये सख्त रवैया अपनाते हुए गाजा पट्टी में फिर से हमला किया गया है। अभी लास्ट मंथ ही इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था। आप लोगों को पूरी स्टोरी तो मालूम ही है। इसराइल जिसे अपनी राजधानी कहता है यरूशलेम, यहाँ जो अल अक्सा मस्जिद है, जिसके कारण ये विवाद गरमाया था, जिसके बाद से दोनों ही देशों के बीच में ये झड़प देखने को मिली थी। और इन दोनों देशों के बीच की जो दुश्मनी है ये सालों पुरानी है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पहले भी बता रखा है। पहले ये जो पूरा एरिया है ये फ़िलिस्तीन का हुआ करता था। धीरे धीरे इसराइल इस पर कब्जा करते चला गया। और यदि आप देखेंगे अब की क्या स्थिति है कि फ़िलिस्तीन का जो अस्तित्व है, ये अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं कि हमारी कोई पहचान है दुनिया में कि नहीं है। तो इसराइल क्या कहता है कि हमारी जो राजधानी है ये है यरूशलेम, जबकि फ़िलिस्तीन ये भी अपनी राजधानी मतलब कि यरूशलेम को ये अपना हिस्सा मानता है। इसी मुद्दे को लेकर के सालों से इन दोनों देशों के बीच में विवाद चला आ रहा था। लेकिन यदि देखा जाए तो 2014 के बाद ये विवाद ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। अभी अलग सा मस्जिद वाला जो मुद्दा था, आप सभी जानते हैं, जब अलग सा मस्जिद वाला मुद्दा हुआ था तब उस समय यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बेंजामिन नेतन्याहू। ये 12 साल तक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो कल ही मैंने आप लोगों को बताया है कि इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर जो कि अब बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। तो आप ये सोचिए कि इन्हें प्राइम मिनिस्टर बने 2 दिन भी नहीं हुआ है और इन्होंने इतना बड़ा एक्शन ले लिया है। तो आप कह सकते हैं कि इसराइल को लेकर के जो भी मुद्दा है इससे कोई भी एक कोताही नहीं बरतेंगे और इनका एक सख्त रवैया देखने को मिल रहा है फ़िलिस्तीन के खिलाफ। तो इन्होंने कहाँ हमला किया है? इन्होंने इसी गाज़ा पट्टी पर हमला किया है। ये गाज़ा पट्टी वही है जहाँ से हमास के लोग इसराइल पर हमला कर रहे थे। पिछले महीने ये मुद्दा चर्चे में आया। फ़िलिस्तीन के द्वारा इसी गाज़ा पट्टी से जो हवाई हमला किया गया था, जिससे कि इसराइल में दर्जनों लोग मारे गए थे और इसराइल में ही 30 वर्षीय भारतीय महिला ये भी मारी गई थी फ़िलिस्तीन के द्वारा जो रॉकेट हमला हुआ था उसमें। अब इन दोनों देशों का ये जो निष्कर्ष है ये कहाँ जा कर के निकलेगा ये तो यही जाने, ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। अब नफ्ताली बेनेट अपने देश के लिए आगे क्या फैसला लेते हैं ये तो आगे देखना पड़ेगा। इसराइल की यदि हम बात करें, इसकी कैपिटल यरूशलेम, करेंसी इजरायली न्यू साइकिल, प्राइम मिनिस्टर बता ही दिया है मैंने, ये नफ्ताली बेनेट बन गए हैं। और इसराइल जो है ये हाल ही में मतलब कि 15 जून को विश्व का पहला मास्क फ्री कंट्री भी बन गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। लोकेशन आप देख सकते हैं, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि ये है गोलन हाइट्स। ये जो गोलन हाइट्स है इसे लेकर के इसराइल और सीरिया के बीच में विवाद है। इसी गोलन हाइट्स से निकलती है जॉर्डन रिवर। जॉर्डन रिवर जो कि आकर के इसी डेड सी में आकर के मिल जाती है। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हाल ही में भारत और कुवैत के बीच किया गया है। समझौता है क्या? तो ये जो समझौता है दोनों देशों के बीच, तो देखिए कुवैत जो कि एक खाड़ी देश है, ऐसे भारतीय जो कि इस खाड़ी देश में काम करने के लिए जाते हैं, तो ये जो समझौता किया गया इसके तहत होगा क्या कि जो भी भारतीय घरेलू कामगार इस खाड़ी देश में काम करने जाएंगे इन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, साथ ही उनकी भर्ती को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा कुवैत की सरकार के द्वारा। साथ ही ये जो समझौता है ये भारतीय घरेलू कामगार के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र, यानी कि 24 घंटे में 24 आवर इन्हें जब भी सहायता की ज़रूरत हो तो ये सहायता भी कुवैत के द्वारा इन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कामगारों के लिए एक तरह का सुरक्षा समझौता इनके हित के लिए किया गया है भारत और कुवैत के बीच। आप मैप में देख सकते हैं, सॉरी यहाँ गलती से कतर का मैप लग गया है, जबकि थोड़ा ऊपर इसी के ऊपर स्थित है कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? तो ये है कुवैत सिटी, करेंसी कुवैत दिनार। हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है इंडोनेशिया। अभी है क्या गिविंग इंडेक्स? तो गिव का क्या मतलब होता है? देना। कहने का मतलब है कि दान देने के मामले में कौन सा देश टॉप पर है? ये इंडोनेशिया है। हाल ही में CAF यानी कि चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा ये जो रैंकिंग रिलीज़ की गई है इसमें 114 कंट्री में टॉप पर रहा है इंडोनेशिया। इसके बाद केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत है 40 नंबर पर, टॉप पर इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता और करेंसी है इंडोनेशियाई रुपी।
और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दोबारा से बनाए गए हैं जोको विडोडो। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम क्या है? गरुड़ शक्ति। यदि केवल गरुड़ लिखा है तो ये है भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज। यदि गरुड़ शक्ति लिखा है तो ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज। अब हम आसपास की लोकेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है मलेशिया और ये है इंडोनेशिया, दोनों के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? तो यहाँ स्थित है मलक्का स्ट्रेट। अच्छा, स्ट्रेट होती क्या है? स्ट्रेट यानी कि जल संधि। कहने का मतलब है कि जहाँ दो थल भाग अलग होते हैं और दो जल भाग मिलते हैं, वहाँ जाकर के स्ट्रेट का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं कौन से दो जल भाग मिल रहे हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं अंडमान सी और यहाँ जावा सी, इन दोनों का मिलना और मलेशिया इंडोनेशिया का अलग होना, यही स्थित है मलक्का स्ट्रेट की लोकेशन। यहाँ यदि अंडमान सागर की जगह बंगाल की खाड़ी लिखा है तो भी ये सही होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये है सुलावेसी द्वीप। इसी सुलावेसी द्वीप में हाल ही में 45,000 साल पुरानी पेंटिंग भी खोजी गई है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में हाल ही में विस्फोट देखने को मिला था। और यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? जीके और करंट अफेयर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। जीके तो अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इसकी टेंशन अब आप भूल जाइए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जीके से रिलेटेड 8,000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक ये तैयार किया गया है। और संभावना ये है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, इसकी प्राइस क्या है? देखिए, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 200, 100, 50 बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका प्राइस मात्र रखा गया है 21 रुपये का। इसमें आप लोगों को 1 साल का फ्री करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो 21 रुपये में इससे सस्ती नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसे आप परचेस करिए और पढ़िए। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई और आप लोगों के लिए भारत के प्रमुख आंदोलन, घटनाओं और समझौते से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है। इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है केन्या में। आप सभी जानते हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, ये अफ्रीका के दौरे पर हैं और केन्या ये तो अफ्रीका की ही कंट्री है। 3 दिवसीय केन्या की यात्रा के दौरान इन्होंने केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केन्या की लोकेशन। ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है केन्या। केन्या की राजधानी क्या है? तो ये है नैरोबी। अच्छा, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और इसकी करेंसी क्या है? तो केन्या की करेंसी है कीनियन शिलिंग। हाल ही में केन्या की एक महिला है जिनका नाम है मार्था कूम। ये केन्या की पहली न्यायाधीश बनाई गई है। और इन सभी में सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? तो यदि आप केन्या की लोकेशन देखेंगे तो कुछ यहीं स्थित है लामू पोर्ट। ये चर्चे में रहा इसलिए आप याद रखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि चर्चित लामू पोर्ट ये कहाँ स्थित है, ये केन्या में स्थित है। इस लामू पोर्ट को कौन डेवलप कर रहा है? तो इसे चाइना की कंपनी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो चाइना की कंपनी डेवलप कर रही है और इसके डेवलपमेंट में जो भी पैसा खर्च होगा ये भी चाइना के द्वारा खर्च किया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो ये है लैब सेट प्रोजेक्ट। तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को पुलिस में भर्ती की अनुमति दी है? तो ये काफ़ी सराहनीय फैसला किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ओडिशा में क्या हुआ है कि हाल ही में 721 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों की भर्ती निकली है, जिसमें कि ट्रांसजेंडर को भी शामिल करने की घोषणा की गई है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब ओडिशा पुलिस बोर्ड इन पदों के लिए ट्रांसजेंडरों की भी भर्ती कर रही है। तो इससे होगा क्या? इससे न केवल ट्रांसजेंडरों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति समाज की जो धारणा है ये भी बदलने में काफ़ी मदद मिल सकेगी। और इसकी काफ़ी तारीफ भी की जा रही है। और यदि देखा जाए इस समय तो जो सरकारें हैं, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ट्रांसजेंडरों के हित में काफ़ी फैसले ले रही हैं। जैसे कि हाल ही में यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में ट्रांसजेंडरों की मदद के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया गया था केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। वैसे ही यदि हम राज्य सरकारों की बात करें तो जो असम गवर्नमेंट है इसने पहली बार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहली बार ट्रांसजेंडर का ऑप्शन भी दिया है। और उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जानी है। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओडिशा की। ओडिशा की राजधानी क्या है? यह है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में स्थित है कलिंगा स्टेडियम और लिंगराज मंदिर। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक।
राज्यपाल है गणेशी लाल। और उड़ीसा से लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें आती हैं कुल 147। इसके अलावा उड़ीसा से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, 2 प्रमुख नेशनल पार्क है, पीलीभीत और सिमलीपाल नेशनल पार्क। भुवनेश्वर में ही भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग 2018 में दिया गया था। उड़ीसा ये किस रैंकिंग में टॉप पर है, अमृत रैंकिंग में। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य के लैंगिक समानता के मामले में किस राज्य को भारत में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है, तो ये घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वही मतलब है सतत विकास लक्ष्य, ये इंडेक्स रिलीज किया गया था जिसमें टॉप पर रहा था केरल और लास्ट में था बिहार। लेकिन यहाँ क्या बात की जा रही है, लैंगिक समानता की यानी कि जेंडर इक्वालिटी की। इस मामले में यदि देखा जाए तो टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़ और इसमें लास्ट पर ये रहा है बिहार। नीति आयोग ने ये जो रिपोर्ट है ये यूनाइटेड नेशन इन इंडिया के सहयोग से तैयार की है। नीति आयोग की यदि हम बात करें तो ये योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मतलब कि नीति आयोग नई दिल्ली में ही है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, नरेंद्र मोदी जी ये हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिनकी नियुक्ति प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती है। और इसके जो CEO हैं ये है अमिताभ कांत। अब इसमें टॉप पर रहा है छत्तीसगढ़, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है इंद्रावती, कांगेर, गुरु घासीदास और अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी यहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक जो कि स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार इसी ने दिया है। और महतारी दुलार योजना, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इस कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है और अनाथ हो गए हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराएगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। किस बैंक ने ग्राहक कोविड राहत घर घर राशन योजना की शुरुआत की है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा की गई है। IDFC फर्स्ट बैंक का ये एक अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत होगा क्या, इस बैंक के जो कर्मचारी है इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आय से दान दिया है। दान दिया कहने का मतलब है कि इससे जो पैसा कलेक्ट किया जाएगा, इस पैसे का इस्तेमाल IDFC फर्स्ट बैंक के ऐसे यूज़र जिनकी आय कम है, इन्हें राशन किट प्रोवाइड कराई जाएगी। राशन किट के रूप में इन्हें 10 किलो चावल, आटा, 2 किलो दाल, चीनी, तेल, नमक, मतलब कि जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं राशन की, ये प्रोवाइड कराई जाएगी IDFC फर्स्ट बैंक के यूज़र को, जो कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और जिनकी आय कम है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना अक्टूबर 2015 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वी वैद्यनाथन इसके CEO हैं। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है, तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। अगला क्वेश्चन है, 2021 के नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया ब्रुसेल्स में। नाटो है क्या ये, नाटो की फुल फॉर्म बनती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है, जहां इस समिट का आयोजन किया गया। और इसकी जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, वैसे तो टोटल 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए नाटो 2030 एजेंडे पर सहमति जताई गई है। तो यदि हम बात करें बेल्जियम की, इसी की राजधानी ब्रुसेल्स, जहां नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है, और इसकी करेंसी क्या है, तो बेल्जियम की करेंसी है यूरो। और कुछ समय पहले ही फीफा की जो मेंस रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, इसमें टॉप पर बेल्जियम ही है। और ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थापना 1949 में हुई, मेंबर कंट्री है 30। अगला है, किस IIT के प्रोफेसर ने ब्लास्ट रेसिस्टेंट हेलमेट के लिए NSG अवार्ड जीता है, ये जीता है IIT रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गोविंद गनपुले ने। इन्होंने एक विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट डेवलप किया है, जिसकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अब ये कैसा हेलमेट है, तो देखिए भारतीय सेना जिस हेलमेट का इस्तेमाल करती है, मतलब कि जो पारंपरिक हेलमेट है, इसकी तुलना में ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि यदि शरीर के बाकी हिस्से में यदि चोट लगती है तो वो रिकवर हो जाता है, लेकिन मस्तिष्क वह तो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो हेलमेट है ये भारतीय जवानों की धमाकों के दौरान इनके सिर की सुरक्षा कर सकेगा। और इसी हेलमेट के विकास के लिए प्रोफेसर शैलेश गोविंद गनपुले को NSG अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं। IIT दिल्ली की यदि हम बात करें तो इसने 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला एक डिवाइस डेवलप किया है। IIT मद्रास के द्वारा
भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, ये डेवलप किया गया। साथ ही कुछ समय पहले ही भारत का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, ये भी IIT मद्रास के द्वारा ही डेवलप किया गया। IIT गुवाहाटी, इसने भी हाल ही में एक स्मार्ट विंडो लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई है? इसकी शुरुआत बहरीन में की गई है। ये 1 हफ्ते तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, जहां भारत के कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि खिसरापति, लक्ष्मण भोग पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। बिहार का जो जर्दालू आम है जिसे 2018 में GI टैग मिला था और इसका पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है ब्रिटेन को। इन सभी प्रोडक्ट की यहाँ मतलब कि ये जो किस्में हैं ये प्रदर्शनी के रूप में यहाँ दिखाई जाएंगी। कहाँ दिखाई जाएंगी? बहरीन में। बहरीन की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी है मनामा, करेंसी है बहरीन दिनार। अभी हमने कुवैत की लोकेशन डिस्कस की थी जो कि कुछ यहीं स्थित है। तो इंडिया से यदि आप कुछ यहाँ जाएंगे, हॉर्मुज स्ट्रेट होते हैं, ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ के पास ही आप ईरान की लोकेशन देख सकते हैं। कुछ यहीं फरजाद बी गैस फील्ड जो कि चर्चे में रहा है, इसी प्रोजेक्ट से हाल ही में भारत को बाहर कर दिया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था माली। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदभार किसने संभाला है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।